पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम में धमकी भी दी। সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব, ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর इससे पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में व्हीलचेयर से 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। रैली में नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी पर हमला बोला। আর হঠাৎ করে গেরুয়া একটা ড্রেস পরে কপালে টিপট লাগিয়ে ছেলেরা কত বড় মহাপুরুষ হয়ে গেছে। বাপ রে বাপ, একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এটা शुवेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर पलटवार किया। उसके तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को है हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं दूंगा। और कथार उत्तर देव ना, बेगमेर कथार उत्तर नहीं, उत्तर नंदीग्राम देवे 1 तारीखे 2 तारीखे गणनाएं बोलेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने आज नंदीग्राम में 5 जनसभाएं की। हालांकि नंदीग्राम में एक जगह टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोक दिया। वहीं टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। मिदनापुर से असामाजिक तत्वों को बाहर निकालने की मांग भी की। गृहमंत्री अमित शाह और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच मुलाकात की खबरों से महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गर्मा गई है। दरअसल मुलाकात की खबरों पर पूछे गए सवाल पर अमित शाह ने कहा था कि ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती। अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। अमित शाह के इस बयान से ही कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि शिवसेना का कहना है कि दोनों नेताओं की मुलाकात होने या न होने से महाविकास अघाड़ी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुलाकात हुई है या नहीं हुई है किसी को पता नहीं, ये सब आप लोग भ्रम फैला रहे हो। अगर मुलाकात पवार साहब में और अमित शाह जी में हुई है तो ठीक है, उसमें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है। एनसीपी ने शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात की खबरों को खारिज करते हुए इसे अफवाह बताते हुए साफ कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। It was impossible to form a government. It was only and only due to Shri Sharad Pawar ji that such a government could be formed there. So there is no reason to talk about all these unnecessary things at this stage. सचिन वजह केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज से इस बात का पता चला है कि जिस स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखा था वो दरअसल चोरी ही नहीं हुई थी। 17 फरवरी की रात 8:35 की इस फुटेज में मनसुख हिरेन अपनी स्कॉर्पियो की चाबी वजह को देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बात का सबूत है कि स्कॉर्पियो कार चोरी नहीं हुई थी। इस सीसीटीवी फुटेज में काले रंग की मर्सिडीज कार दिखाई दे रही है। इस कार से मनसुख हिरेन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि काले रंग की मर्सिडीज कार सचिन वजह ही ड्राइव कर रहा था। इस सीसीटीवी में देख रहा है कि मनसुख रोड क्रॉस कर रहा है और सचिन वजह यू टर्न ले रहा है। इसके बाद सचिन वजह का ड्राइवर इस कार को विक्रोली से सीएसटी इलाके में लाता है। जांच के शुरुआती दौर से ही सचिन वजह लगातार यह दावा कर रहा था कि स्कॉर्पियो कार विक्रोली इलाके से चोरी हो गई थी। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में सभी सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराना अनिवार्य कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इस संबंध में सभी सरकारी दफ्तरों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय जम्मू ने सभी उपायुक्तों और विभाग अध्यक्षों को अगले 15 दिनों के अंदर सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर के निर्देशों को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है। बड़ी बात यह है कि पहला तिरंगा झंडा अनंतनाग जिले में फहराया गया। अनंतनाग पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का गृह जनपद है और 2019 में महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 पर धमकी दी थी कि अगर केंद्र ने ऐसी कोशिश की तो घाटी में कोई भी तिरंगा झंडा नहीं थमेगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट अपडेट करने से इनकार कर दिया गया है। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने 11 दिसंबर 2020 को पासपोर्ट के लिए नया आवेदन किया था। उसी दिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उसे भेजा गया था। जम्मू कश्मीर सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने पासपोर्ट जारी नहीं करने की सिफारिश की।
सीआईडी रिपोर्ट में बताया गया है कि महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट देना देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, इसलिए पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा है। पासपोर्ट कार्यालय के आदेश के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा, पासपोर्ट कार्यालय ने सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर मेरा पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। यह अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर में हासिल की गई सामान्य स्थिति का स्तर है कि पासपोर्ट पाने वाले एक पूर्व मुख्यमंत्री एक शक्तिशाली राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में पार्षद रियाज अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने सोपोर नगर पालिका कार्यालय के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें पार्षद रियाज अहमद और पीएसओ शफकत की मौत हो गई, जबकि बीडीसी की चेयरपर्सन फरीदा खान गंभीर रूप से घायल हो गयीं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पार्षद रियाज अहमद और पीएसओ शफकत को श्रद्धांजलि दी गई। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनकी बेसिकली मीटिंग थी, उसमें अटैक हुआ तो उसमें एक कैजुअलिटी, मतलब 2 कैजुअलिटी हुई, तो एक को अभी इंजर्ड है, तो वो इंजर्ड अभी एसएमएचएस में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये अभी इतना ही है, ठीक है। तो जैसे डिटेल्स होंगे आगे शेयर करते जाएंगे। तो कुछ इनपुट आ रहे हैं कि तंजीम ने की? अभी नहीं, अभी मैं शेयर ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, इस ऑपरेशनल चीज़ है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। खोबरा मेंढा के जंगल में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 3 पुरुष और 2 महिला हैं। नक्सलियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन एक नॉर्थ गढ़चिरौली का DKZCM, उनका सबसे सीनियर लीडर पवन हिचामी उर्फ भास्कर है। एक टिप्पागढ़ का डिप्टी कमांडर सुखदेव है और 3 अन्य दलम सदस्य हैं। ऐसे सबके ऊपर मिलके 43 लाख का इनाम है। दरअसल गढ़चिरौली पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में नक्सली नक्सल सप्ताह मनाने के लिए यहां जुटने वाले हैं, जिसके बाद C60 कमांडो ने शनिवार को नक्सल विरोधी अभियान चलाया। पिछले दिनों से चल रहे सर्च अभियान के दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें 5 नक्सली मारे गए। भारतीय वायुसेना की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। फ्रांस से 10 और रफाल विमान भारत आ जाएंगे। इनमें 7-8 फाइटर जेट शामिल हैं। बाकी के विमान ट्रेनर वर्जन के होंगे। भारत में इससे पहले फ्रांस के 11 रफाल जेट आ चुके हैं, जो कि अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। वहीं 10 और विमानों के आने से देश में रफाल विमानों की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस नए 10 रफाल विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात किया जाएगा। ये एयरबेस उत्तर बंगाल में चीन भूटान ट्राई जंक्शन के करीब है, जिससे चीन पर यहां से भी नजर रखने में मदद मिलेगी। पूरे देश में आज होली बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों ने उत्साह के साथ देश का पर्व मनाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मथुरा और वृंदावन में बड़ी संख्या में कृष्ण भक्तों ने होली मनाई। बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कोलकाता में होली मनाई। कैलाश विजयवर्गीय ने गाना भी गाया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में होली मनाई और आश्रम में लोगों के साथ खेली फूलों की होली। लद्दाख में सेना के जवानों ने लद्दाख के पेंगोंग झील के पास होली खेली और म्यूजिक पर जमकर झूमे। वाराणसी में गंगा घाट पर बड़ी संख्या में लोगों ने होली खेली। यहां पर फव्वारे के जरिए लोगों पर गुलाल और रंगों की बारिश की गई। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के 68,002 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 291 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32,231 लोग आज कोरोना से ठीक हुए। अब तक देश में 6,05,30,435 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। होली की वजह से ज्यादातर जगहों पर आज कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। लखनऊ के सेवी ग्रैंड होटल में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर होटल सील कर दिया है। होटल पर बिना इजाजत डांस पार्टी के आयोजन का आरोप है। वहीं कोरोना से जंग में भारतीय सेना ने नेपाल की सेना को कोरोना वैक्सीन की 1 लाख डोज गिफ्ट में दी। नेपाली आर्मी ने इसके लिए धन्यवाद कहा है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.